नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज दोपहर में बीजेपी के भीतर जो घमासान मचा हुआ है उसकी खबर, क्योंकि यही खबर सबसे जरूरी है आपको बताना। नहीं तो भाजपा में भी रामराज है और देश में भी रामराज है। मोदी के एक्स मिनिस्टर ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने, बीजेपी के दिग्गज नेता ने और मोदी के खास रहे, मोदी ने उनको बड़ा अपना अपना करीबी बना लिया था, उन्होंने ही कहा है डिग्री दिखाओ। अब ये डिग्री बीजेपी के लिए इतनी मुसीबत हो गई है कि मोदी से डिग्री शुरू हुई थी, अब लग रहा है पन्ना प्रमुख तक की डिग्री पूछी जाएगी। आखिर भाजपा में ही ये डिग्री का घालमेल क्यों है भाई? और ये मोदी वाली भाजपा में जब से मोदी जी आए हैं तब से सब फर्जी डिग्री की बातें होने लगी हैं। और जब डिग्री दिखाओ कहे मोदी के ही पूर्व मंत्री, तो बवाल मच गया। मामला सिर्फ डिग्री का नहीं, मामला डिप्टी सीएम से लेकर के और प्रदेश अध्यक्ष तक के भ्रष्टाचार का है। उन पर बहुत गंभीर आरोप है। और जिस भाजपा में गंभीर आरोपों पर, भ्रष्टाचार के आरोपों पर डिग्री मांगने पर सन्नाटा छा जाता है, थेथरालॉजी शुरू हो जाती है, उस भाजपा में मौजूद मंत्री ने, पूर्व मंत्री ने खुलेआम सबसे सफाई मांग ली है। और इतना ही नहीं, टिकट को लेकर के भी खुली धमकी दी है। टिकट बंटवारा अभी होने जा रहा है भाई, बिहार में चुनाव में टिकट बटेंगे, उसको लेकर के खुली धमकी दी है। और ये खुली बगावत है कि फला फला को टिकट दोगे तो मैं विरोध करूंगा। भाजपा में कभी आपने ऐसा सुना तो नहीं होगा, खासकर मोदी साहब वाली भाजपा में, कि अगर टिकट टिकट कौन देता है? अमित शाह के अलावा कोई और देता हो तो बताइए। तो ये अमित शाह को खुली चुनौती, खुली बगावत है। और जितने नेताओं को लाइन पर लिया है पूर्व मंत्री जी ने, ये सारे के सारे, सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह के दुलारे हैं। तो शाह के सारे दुलारों को भी क्लास जमकर लगा दी है। मैं बात कर रहा हूं पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह की। आर के सिंह वैसे भी सर्वगुण संपन्न है। आर के सिंह भाजपा में आए उससे पहले के आर के सिंह के बयान आज भी खूब सुनाए जाते हैं। सनातन रक्षकों को, जो अंधभक्तों को, ये सब आर के सिंह की बाइट जब सुनते हैं तो ये जो सबको कहते हैं ना बरनौल, तो ये खुद बरनौल खोजने लगते हैं। लाइए जरा भाऊ को पहले लाइए, फिर खबरें दिखाएं, बहुत महत्वपूर्ण है। भाऊ स्वागत है। जरा खबर देखिए। आज ये खबर तो कोई बताएगा नहीं, दिखाएगा नहीं, लेकिन जहां जहां से निकला है सब निकाल के लाए हैं हम लोग। पीके के आरोपों का जवाब दें सम्राट चौधरी, जायसवाल। सम्राट चौधरी, जायसवाल मतलब दिलीप जायसवाल। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम और दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बिहार। नहीं तो पार्टी छोड़कर चले जाएं। ये कौन कह रहा है? आर के सिंह। कि या तो जवाब दे या पार्टी छोड़ के चले जाएं। अब बहुत लोग कहेंगे कि आर के सिंह कौन, न 3 में न 13 में ये कहेंगे पार्टी छोड़ के चले जाओ। हकीकत तो यही बात है, ये कौन कहने वाले हैं? लेकिन मोर्चा खोल दिया है। चलिए अगली खबर दिखाइए जरा। बीजेपी नेता आर के सिंह के बागी तेवर, पीके के आरोपों पर अपनी पार्टी के नेताओं से मांगा जवाब। भाजपा में एक कल्चर ही नहीं है कि जवाब मांगा जाए अपने नेताओं से। जरा आर के सिंह ने जो कहा है मैं शब्दशः आपको दिखाऊंगा। सुना नहीं सकते क्योंकि एक ऐसी एजेंसी के कैमरे पर बोला है जिस एजेंसी से हम लोग थोड़ा दूरी मेंटेन है। ये आर के सिंह ने क्या कहा, उस जो बोला है उसकी ट्रांसक्रिप्ट है, पूरा हिंदी में अनुवाद, वो आप पढ़िए। आर के सिंह ने कहा, उनको सबके सामने आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। अगर जवाब है तो, और अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि दिलीप जायसवाल पर कि ये हत्या में इन्वॉल्व थे, ये भी आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज पर जाकर लिया, इसका उनको उत्तर देना चाहिए। यदि उत्तर है तो, और अगर उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह सम्राट चौधरी ये बार-बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री हैं और 7वीं फेल हैं। मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री दिखा देनी चाहिए। ये पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर, सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा करता है। सामने आना चाहिए। मैं तो उनसे सहमत हूं जो जदयू के प्रवक्ता थे। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, उन्होंने भी कहा था
कि जवाब देना चाहिए। और अपनी ही पार्टी के अशोक चौधरी जैसे देखिए, जैसे अशोक चौधरी को लेकर उन्होंने कहा कि अगर सामने आकर कहना चाहिए कि 200 करोड़ कहाँ से आए। पत्रकार ने पूछा तो आप चाहते हैं कि जिन जिन पर आरोप लगे हैं उनको, अभी सवाल नहीं पूरा हुआ उससे पहले जवाब आ गया आर के सिंह का, उनका आकर अपनी बात क्लियर करना चाहिए और अगर आरोप सही है तो छोड़कर चले जाना चाहिए। काहे पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है। ये भाजपा में बैठा व्यक्ति बता रहा है कि पार्टी ग्राफ नीचे गिर रहा है। कंप्लीट हो गया हो तो हटा दीजिए। भाऊ आपके पास आए उससे पहले 2-3 मिनट लेंगे क्योंकि दर्शक बहुत सारे जो बिहार के बाहर से दर्शक हैं वो कहेंगे बात किस चीज की हो रही है, तो बात क्लियर कर देते हैं जरा। भैया एक एक करके लाइए दस्तावेज जो है, जो छपा हुआ है एक एक दस्तावेज पढ़िए। ये भाजपा के दिग्गजों की पूरी कथा है। प्रशांत किशोर के खुलासे से बिहार में सियासी हड़कंप मचा है। उन्होंने एनडीए के 5 नेताओं को महाभ्रष्ट और फर्जीवाड़े का मास्टर बताया है। ये 5 नेता मैं बता देता हूं कौन कौन है। ये है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बेतिया के सांसद संजय जायसवाल, मंगल पांडे बीजेपी के दिग्गज नेता और अशोक चौधरी नीतीश कुमार के मानस पुत्र ये हैं। अब रुकिए इसके बाद अब जरा बताऊं क्या क्या है। इन्होंने क्या कहा है कि ये सब राजद से आए हैं, राजद के रंगे सियार हैं जो भाजपा में आए हैं और कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। पीके ने कहा कि कोविड में मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल से पैसे लेकर दिल्ली में फ्लैट खरीदा। दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमने जरूरत पड़ने पर पिताजी से 25 लाख रुपए कर्जा लिया था। तो अकाउंट नंबर भी उन्होंने पूरा दे दिया। इस अकाउंट में करीब 2.25 करोड़ रुपए जमा किया गया, जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये पैसा कहां से आया। अब दूसरे का अकाउंट होता तो ईडी चेक करती, लेकिन इनका कौन करेगा चेक। 2.25 करोड़ रुपए आए अकाउंट में। नेक्स्ट लाइए भैया, लाते जाइए लगातार। हाँ, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कहानी सुनिए। वो नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। इनका नाम पहले था राकेश कुमार, सम्राट चौधरी हो गया। इनका पूरा नाम है सम्राट कुमार मौर्य। इन पर 1998 में कांग्रेस नेता सदानंद सिंह की बम मारकर हत्या करने का आरोप है। नाबालिग बताकर इनको 6 महीने में जेल से निकाला गया। उप मुख्यमंत्री इस केस में आरोपी हैं। सोचिए, बम मार के हत्या करने का आरोपी है, जेल से नाबालिग बताकर छूटे हैं। जब ये मंत्री बने, बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बने, तब इनको बर्खास्त किया गया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि मैट्रिक का एग्जाम सम्राट कुमार मौर्य के नाम से दिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि सम्राट कुमार मौर्य मैट्रिक में फेल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में इनकी उम्र का निर्धारण किया। 2010 में अपने हलफनामे में उन्होंने खुद को 7वीं पास बताया। 7वीं पास। आगे लाइए। ये डिग्री बड़ा भाव दिक्कत है भाजपा में। मेरा सवाल है कि बिहार के डिप्टी सीएम बताएं कि किस साल में मैट्रिक पास किए हैं। इनकी डिग्री फर्जी होने का आरोप है। ये आदमी बिना मैट्रिक पास के डिलीट कर लिया क्या। सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी मर्डर के इल्जाम में जेल काट कर आए हैं। जनता ने राजद को जंगल राज के लिए हटा दिया, लेकिन भाजपा के लोगों का चाल चरित्र और चेहरा देख लीजिए। जो जंगल राज जिनके वजह से राजद में था, उस सबको भाजपा ने अपना बना लिया। चलिए अगला, ये अशोक चौधरी के बारे में है, जिनको बिहार में लोग नीतीश कुमार का मानस पुत्र कहते हैं। और हम और भाव कई बार चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार सबसे ज्यादा अगर किसी घर जाते हैं तो उन्हीं के घर जाते हैं। वो मुख्यमंत्री के दाहिना हाथ है और बिहार में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना दिए। इनका इतना दस्तावेज है कि हम लोग समेट कर थक गए। इनके एक पीए थे योगेंद्र दत्त, जिनके नाम पर विक्रम पटना में करीब एकड़ जमीन 34 लाख में खरीदे। 2 साल बाद दत्त साहब ने वो जमीन उनकी बेटी सांभवी चौधरी को 34 लाख में ट्रांसफर कर दिया। पीए के नाम से खरीदा पहले 34 लाख में और 2 साल बाद वही ट्रांसफर। उनके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए भेजा। इनकी बेटी जब चुनाव लड़ी 20 फरवरी 2021 को, तो इनकम टैक्स के नोटिस पर इन्होंने 27 अप्रैल 2025 को 25 लाख रुपए फिर से दत्त साहब को ट्रांसफर किया। ये पिछले 2 साल में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा
की संपत्ति अपने परिवार और परिवार से जुड़े मानव वैभव विकास ट्रस्ट के नाम पर जमीन खरीदे हैं। इनकी बेटी के एंगेजमेंट के बाद से ये ट्रस्ट जो किशोर कुणाल के परिवार से जुड़ा है, सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन कैसे खरीदी जा रही है इसके नाम से। लाइए अगला लाइए। ये देखिए बिहार की गाथा तो छुपी थी देश से। दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने जेडीयू को भी, हाँ ये उनकी कहानी खत्म हो गई है। आरके सिंह ने जेडीयू को भी निशाने पर लिया है और कहा है कि जेडीयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने 8-9 हत्याएं की हैं। वो एक 8-9 हत्या, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले आरजेडी से हमारे खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। वो वर्तमान में जेडीयू में है और जेडीयू ने उन्हें एमएलसी बनाया है। हमने सुना है कि पार्टी उन्हें टिकट देने वाली है, इसलिए हमने संजय झा से कहा है कि अगर आप उन्हें टिकट देंगे तो हम विरोध करेंगे। मैंने लिखा था, जो आप थंब में लिखे होंगे, देखे होंगे लाइन, एकदम मैं हूबहू बता रहा हूँ, वही चीज है यहाँ कि खुली धमकी टिकट पर हम विरोध करेंगे। इसी तरह हमने सुना है कि राधाचरण शाह जो एक जाने माने ड्रग माफिया हैं को टिकट मिलने वाला है, इसलिए हमने कहा है कि अगर आप उन्हें टिकट देंगे तो हम उसका भी विरोध करेंगे। 8-9 हत्या करने वाले को टिकट मिलने वाला है। बिहार वाले सोच लीजिए, ड्रग माफिया को टिकट मिलने वाला है भाऊ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, पहले शुरुआत, ये सब एक एक केस पर तो अलग अलग आप बताइएगा ही, ये भाजपा के भीतर आरके सिंह का ये विद्रोह बिहार में क्या बता रहा है? शाह के कंट्रोल से निकल गई पार्टी। देखिए, आरके सिंह ये ब्यूरोक्रेट रहा है। ये वही आरके सिंह है जिन्होंने भगवा आतंकी और ये जो अभी हाँ। मालेगांव बम स्फोट में जो लोग बचे गए, मतलब जिनको जब कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त सबूत ये एनआईए ने जुटाया नहीं और बहुत ही लेचर केस प्रेजेंट कर दिया, इसलिए वो छूट गए। लेकिन तब ये गृह सेक्रेटरी सचिव थे और उन्होंने बाकायदा ही कहा था कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है। ये मालेगांव वाला मामला का निर्णय आया था, तब इनको हमने बहुत दिखाया सुनाया। ये भाजपा में गए, भाजपा में मंत्री बने, फिर ये चुनाव हार गए। तो सवाल ये है आशीष कि कोई तो बोल रहा है, या तो ये निगलेक्ट किए जा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। ये जब मंत्री थे तब यही भ्रष्टाचारी लोग जब आरजेडी से बीजेपी में आए तब इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या पीके के बोलने पे इनको पता पड़ गया कि ये भ्रष्ट है? पीके ने वो कच्चा चिट्टा खोला जो मार्केट में अवेलेबल है। ये बिहार की राजनीति में बच्चा जानता है कि सम्राट चौधरी क्या है, अशोक चौधरी क्या है, संजय जायसवाल क्या है। ये कोई नई बात नहीं, लेकिन ये न्यू नॉर्मल है, ये नई भाजपा है, नए भारत की नई भाजपा। 2014 के बाद चाल चरित्र चेहरा ये नहीं देखा जाता। आपकी चाल कितनी टेढ़ी है, आपका चेहरा कितना विद्रूप है और आपका चरित्र कितना घिनौना है, इस पे आपको राजनीति में लाया जाता है। और ये बिहार में नहीं, जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकारें हैं वहां आपको मंत्रिमंडल में अक्सर ऐसे लोग देखे जाएंगे। और आश्चर्य की बात है कि ये लोग जो भस्मासुर पाले हैं ये खुल के बाहर निकले हैं। या तो बीजेपी को ये सूट करता है कि ये बाहुबली भ्रष्टाचारी, और ये डिग्री की बात, तो अब मुझे डिग्री की मैट्रिक पास फेल आदमी भी डिलीट ले सकता है। ये जब 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 जो विषय दुनिया में कहीं नहीं पढ़ाया जाता उसमें यदि प्रधानमंत्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लेते हैं तो नीचे तो सबका दिल खुल गया ना। उन्होंने कहा कि अरे प्रधानमंत्री तो डिग्री ले आए, जिस विषय को पढ़ाया नहीं जाता उसमें, तो हमने डिलीट लिए तो क्या बुरा होगा? तो डॉक्टर लिखते अपने नाम के आगे हो बाकायदा। कौन देखता है सर्टिफिकेट को क्या होता है? ये सर्टिफिकेट आप भारत में नागरिक है कि नहीं है, ये राहुल गांधी के पीछे पड़ते हैं कि राहुल गांधी की नागरिकता है कि नहीं है। लेकिन जो हत्या के मामले में अंदर हो और नाबालिग बन के छूटा हो, वो इसलिए नहीं छोड़ा गया कि वो निर्दोष है, वो इसलिए छोड़ा गया था कि नाबालिग है। तो बिहार की रक्त रंजित इतिहास के ये हिस्से हैं। वर्तमान जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है उस पूरे सिस्टम के कलपुर्जे हैं। उनके अध्यक्ष देखिए बीजेपी के किसको बनाया? मेडिकल कॉलेज में फर्जी डिग्री देने वाले। और ये क्या आरजेडी से आए? शायद जायसवाल आरजेडी से आए ना? कौन? जायसवाल भी आरजेडी से, जायसवाल दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल। संजय जायसवाल। हाँ, तो बेतिया। ये
हाँ, तो ये जो आरजेडी से आए हुए हैं, ये जंगल राज के वो तथाकथित पुर्जे थे हम्म, जो यहाँ जंगल राज लेके आए। हम्म, मैं कई बार बताता हूँ, मैं अभी एक बार फिर से दोहराता हूँ उसको। जब अजित हम्म, पवार जी को बीजेपी ने लिया अपने अपने साथ, और पूना हम्म, में बहुत बड़ा नागरिक सम्मान किया उनका अमित शाह जी ने, हम्म, और बुके देते हुए कहा अपने भाषण में कि दादा आप बहुत लेट, बहुत देरी से आया, हम्म, आपको पहले, हम्म, मतलब इसका मतलब पहले आ जाना चाहिए था। तो कई लोगों ने मुझे पूछा, आप महाराष्ट्र की राजनीति पे बड़ी नजर रखते हैं, कि क्या मायने हैं इसके। मैंने बोला 3 महीने पहले तो सबसे भ्रष्ट 17,000, 25,000 करोड़, 17,000 करोड़ सिंचन घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, ये तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ही बोल चुके हैं हम्म, भाषण में। एनसीपी को सबसे करप्ट पार्टी, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी बोले थे, जिसके बैसाखी पे महाराष्ट्र की सरकार चल रही है। तो तब हमने कहा था कि अब मुझे कुछ, भाई मेरी छोटी बुद्धि है, मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है कि मधेपुरा बैंक में जो स्कैंडल हुआ है, वो 1,000 करोड़ के आसपास का है, 1-2 हजार करोड़ के आसपास का। हम्म, तो लगता है कि मधेपुरा बैंक के तत्कालीन डायरेक्टर को ये गिल्टी फील हुआ होगा कि हम बहुत ही छोटे प्लेयर निकले, 1-2 हजार करोड़ में निपट गए, या तो 25,000 करोड़ और 17,000 करोड़ वाले हीरो है। दादा आप पहले आ जाते तो शायद हम भी 17,000 करते। हम्म, यही है। तो अब लगातार संघ चालक भी कहते हैं कि बाहर के लोगों को आप ला रहे हो, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर, जो ओरिजिनल कैरेक्टर है, वो आप जिंदा रख पाएंगे क्या? और वो नहीं रख पाएंगे। पीके एक रिसर्चर है, हम्म, पीके हवा में बात नहीं करते। पीके ने हम्म, अकाउंट नंबर दिए हैं, पीके ने एंट्रीज दी है बैंक की, पीके ने बताया है कि कौन सा पुल क्यों नहीं बनने दे रहा है। अब विकास की गाथा कहते हैं, और एक पेट्रोल पंप आपका आ रहा है, इसलिए नेशनल हाईवे का वहां पुल नहीं बन रहा है, क्योंकि आपका हाँ, पेट्रोल पंप जा रहा है उसमें। हम्म, ये स्वार्थ नहीं तो क्या है? तो बिहार की बात कौन करता है? और सिंह साहब ने क्या कहा? सिंह साहब ने कहा कि पार्टी की छबील धूमिल होती है। आप आके एक्सप्लेनेशन दीजिए सामने। हम्म, आप बताइए, पीके झूठ बोला, पीके के खिलाफ मुकदमा दायर कीजिए भाई। हाँ, मानहानि तो भाजपा करने में एक्सपर्ट भाई है। इसी इसी भाजपा में जिस आडवाणी जी को एक पितृ पुरुष मानते हैं, उन्हीं आडवाणी जी पे जब जैन हवाला कांड पे हो गया, तो उन्होंने तुरंत पद से इस्तीफा दे दिया आपने, हम्म, और उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट भी नहीं आऊंगा जब तक ये क्लियर नहीं होगा इसमें। और उन्होंने केस लड़ा। गडकरी जी के ऊपर जब आरोप लगे, तो गडकरी जी ने क्या किया? और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, वो विड्रॉ हो गए वहां से, कोर्ट में केस लड़ा। बाद में गडकरी जी जीत गए, सबसे माफी मंगवाई, केजरीवाल से लेकर तमाम लोगों ने घर जाके माफी मांगी उनसे, और मामला रफा दफा हो गया। यदि आपके पीछे रेले नहीं, तो आप सामने क्यों नहीं आते? आज देखिए आप, थोड़ा सा आशीष जी उस एंगल से भी देखिए, पीके सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा कर रहा है, हम्म, और पीके का यो जो ब्राह्मण का जो उसके पीछे इकट्ठा होना, ये बीजेपी बहुत अस्वस्थ है अंदर से। हम्म, दूसरी तरफ सिंह साहब, ठाकुर साहब ने फ्रंट खोल देना। हम्म। और ठाकुर ठाकुर साहब एक साहब ने रूडी भी है, एक रूडी भी ठाकुर नहीं साहब भाई, है। अभी अभी मैं उसी पे आ रहा था कि ये ठाकुरों का ये एक केस नहीं है। हम्म, रूडी को आपने निपटाने का प्रयास किया हम्म, कुछ छिछोरे लोगों की मदद से, रूडी ने हम्म, अपना विजय हासिल की। रूडी एक बड़े ठाकुर नेता बन के उभरे उसमें। हम्म, अब राजनाथ सिंह जी को कोई ठाकुर नेता नहीं मानता। हम्म, मैंने किसी ठाकुर, बहुत ही घोर घनघोर जो जातिवादी राजपूत हम्म, थे, तो उनसे ऐसी बात होती, मैंने आपके राजनाथ भी तो है, बोले हमारे कहाँ से हो गए? वो तो ढोकला राजनाथ है, वो हमारे थोड़ी हो गए। जो गिर पड़े हो राजपूत कहाँ से? मैं चुप हो गया। तो अब आप वो भी देखिए कि ठाकुर यदि ऐसे लामाबंद होते हैं, रूढ़ी हो गया, सिंह हो गए। अच्छा, ये गलत क्या बोल रहे हैं? रूढ़ी ने कोई विद्रोह तो नहीं किया, रूढ़ी ने भी चुनाव लड़ा, आपने उनको साथ देना चाहिए था। आप ठाकुर को निपटाने के चक्कर में, क्योंकि आपको लगा कि इनको निपटाएंगे तो सारी ठाकुर लॉबी, मतलब इनका बेसिक ठाकुरों से दुश्मनी नहीं है, ठाकुरों का हम्म, इनको प्रॉब्लम है योगी आदित्यनाथ से। हम्म, तो कोई भी ठाकुर होता तो उनको उसमें योगी आदित्यनाथ दिखाई देता है। अब सिंह साहब पे भी आरोप लग रहा है कि आप पीके के साथ जा रहे हो। बोले मैं पीके के साथ नहीं जा रहा हूं, मैं पहले बोल रहा हूं। हम्म, लेकिन पार्टी की छवि धूमिल हो रही भाई। इतने बड़े बड़े आरोप लगाने के बाद आप चुप क्यों हो? हम्म, जवाब दीजिए। और जवाब नहीं है तो इस्तीफा दीजिए। पार्टी को बदनाम क्यों कर रहे हो? सिंह साहब तो पार्टी के लिए लड़ रहे हैं।
और पार्टी की कोई इज्जत यदि बनाए और कोई इज्जत बिगाड़ दे, तो जो इज्जत बनाने वाला है वो तो लड़ेगा, क्योंकि पार्टी किसी के एक की बात की तो नहीं है, पार्टी सबकी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और ये भ्रष्टाचारी उधर भ्रष्टाचार करके इधर सत्ता में आते तो फिर इधर आ जाते। भ्रष्टाचार वहीं के वहीं है, करने वाले वहीं के वहीं है, सिर्फ वो पार्टियां बदलते रहते हैं। और जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती है उनको ये क्यों चाहिए, सवाल ये है। जब तक ये 5 लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तब तक तो ये भ्रष्टाचारी कहलाएंगे, हत्यारे कहलाएंगे। क्योंकि पीके ने पूरे ताकत के साथ, अकाउंट नंबर के साथ, एंट्री के साथ लिखा है। हाँ, अकाउंट नंबर सब डिटेल। ये जो पिता से 25 लिए, दोस्त को दिए, दोस्त ने उसको लिए, ये तो बुक एक्सचेंज होता है, बुक एंट्री मैनेज कर रहे हो आप। ट्रस्ट बनाना, ट्रस्ट से जमीनें खरीदना। आप बता दीजिए 200 करोड़ की आपने जमीनें कितने खरीदी, आप बता दीजिए, रजिस्ट्री है भाई, इतनी जमीनें खरीदी और ये इसके पहले की खरीदी है। डिटेल है भाऊ खरीदने वाली, कि 2 महीने बाद फिर प्लॉट, फिर 5-6वें दिन, फिर 8वें दिन, फिर ऐसे है, ये जो है मतलब प्लॉट। पटना में 1 एकड़ जमीन 34 लाख में खरीद लेगा कोई। इनकम टैक्स ने वो जमीन जब्त कर लेनी चाहिए, 34 लाख रुपए दे देने चाहिए चौधरी जी को। पर वो इनकम टैक्स ऑक्शन करेगा तो वो जमीन 1 करोड़ की जाएगी, 2 करोड़ की जाएगी, एक देश को एक फायदा करोड़ होगा। एक एकड़ 1 करोड़ में भाऊ, अरे वो पता नहीं कितने मैंने को होगी। मैंने वही तो कहा, मैं 24 तो बहुत ही लाख में हम लोग को दे भाई रहे तो हम लोग लॉन्चर देखिए, ट्रस्ट का ऑफिस वहां खोल लें, वहीं से हम लोग अरे पत्रकारिता करें। अरे मैंने कहा, क्या कहा आशीष जी, ना आपको जमीन के भाव मालूम है, ना हमको जमीन के भाव मालूम है। हम्म, ना हम जमीन खरीद रहे हैं, ना हम बेच रहे हैं, हमारे पास ना बेचने के लिए ना खरीदने के लिए है। ठीक है, तो आपका हम्म, एक पुश्तैनी घर है जो पिताजी का बनाया हुआ बस्ती में, आप उसी घर को मेंटेन करके, वही घर है आपका। और हमारा तो कोई मतलब घर है नहीं, जो भी है छत है दुनिया की, उसमें कोई गड़बड़ भी नहीं है। और एक पुश्तैनी हमारा खेत है गांव में 8 एकड़, जिसमें 16 लोग चढ़े हुए हैं, उसी से हम किसान कहलाते हैं अपने आप को। तो कुल मिलाकर हम प्राइस भी नहीं जानते, हमने बड़ा कंजर्वेटिव में बोला 1 आध करोड़, हो सकता है कि 100 करोड़ भी हो। अब हाँ, प्यून पीए खरीदता है और पीए ट्रांसफर करता है। हाँ, लालू यादव के केस में क्या हुआ था? लालू यादव के केस में जो जॉब स्कैंडल है रेलवे का, उसमें भी तो यही हाँ, हुआ था। एक ने हाँ, खरीदा, दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, अब उसमें लालू यादव के ऊपर केस हो जाता है। इनके ऊपर केस क्यों नहीं हो जाएंगे? 34 लाख रुपए पीए कहां से लाया? उनने इनके बेटी के नाम पे क्यों किया? और बेटी ने पैसे भी नहीं दिए, 10 ही लाख रुपए दिए। तो कोर्ट ने पूछा, भाई जमीन जब खरीदी है 34 लाख की, तो 34 लाख दिए कहां? बाकी क्या ब्लैक में दिए क्या? फिर केस बन जाता। तो उन्होंने आनंद फानंद में 25 लाख की व्यवस्था करके फिर दिया, तो बोला अब हो गया 34, 24 लाख रुपए दे दिए, बोले अब 34 हो गए। मतलब वो 10 लाख रुपए भी दे के पता नहीं है, यदि वो पीए का अकाउंट ठीक से करे तो 10 लाख रुपए कब विड्रॉ हो गए ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, ये भी 24 दिया गया, ये कब विड्रॉ हुआ, ये हाँ, कहाँ ये से भी लिया। देखना पड़ेगा। हाँ, तो ईडी क्या कर रही है इस देश की, इनकम टैक्स क्या कर रहा है इस देश का? यहाँ तो एक छिछोरे आदमी, कोई दारू का ठेकेदार है, वो एक अफिडेविट दे देता है हम्म, और तुरंत मुख्यमंत्री अरेस्ट हो जाता है। एक आदमी जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो एक अफिडेविट देता है जमीन का, 8 एकड़ हम्म, जमीन का, और स्टेट का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अरेस्ट हो जाता है। कोई एक छिचोरा बोल देता है 100 करोड़ मांगे थे जी, कौन? अरे भाई तेरे को क्यों मांगेगा, तू कौन? हम्म, बोले पुलिस कमिश्नर। अरे वाह वाह, उठाओ गृह मंत्री को महाराष्ट्र के, 13 महीने जेल में। अरे भाई कहा, कैसे कहा 100 करोड़ रुपए? बोले नहीं, कुछ अधिकारी ऐसी बातचीत मैंने सुनी, हियर से कानाफूसी सुन के आरोप लगाते हैं, और मंत्री उठते हैं, गृह मंत्री उठते हैं किसी राज्य के, बड़े राज्य, बिहार से बड़ा राज्य है, उसके गृह मंत्री उठते हैं, बताइए आप। और यहाँ क्या हो रहा है? इतने आरोप डॉक्यूमेंट के साथ हो रहे हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को क्या साफ सूंघ गया? क्या है बीजेपी के, ना खाने दूंगा ना खाने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रधानमंत्री ने क्या तीसरा डायलॉग बोलना भूल गए थे क्या? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बस सिलेक्टेड लोगों को खिलाऊंगा। तो इन सिलेक्टेड लोगों में अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल लोग आते हैं क्या बिहार में? ये कोई चोजन पीपल है, गॉड चोजन पीपल, भगवान के सिलेक्टेड लोग जिनको प्रधानमंत्री खिला रहे हैं? या बोल दे बीजेपी में
भ्रष्टाचार को सदाचार कहते हैं। एक इन्होंने पॉलिसी बदल देनी चाहिए, या बीजेपी का जो संविधान है उसमें बोल देना चाहिए, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करके आपके सारे भ्रष्टाचार को सदाचार में देखा जाएगा और आपके व्यभिचार को समाज सेवा के रूप में देखा जाएगा। यदि आपने किसी लड़की की इज्जत लूटी है तो आपने सेवा की है उसकी, ऐसा देखा जाएगा। ये भाजपा का संविधान है, इस वजह से हमारे यहाँ कोई व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी है ही नहीं, क्योंकि हमने अर्थ उसके शब्द बदल दिए हैं। हम व्यभिचारियों को अब सदाचारी कहते हैं, भ्रष्टाचारी को राष्ट्रप्रेमी कहते हैं, या विकास जैसे पुरुष कहते हैं। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए शब्द ही बदल दिया, हाँ, क्या बदल दिया है, बस एस्पायरेंट, बता, एस्पायरिंग, एस्पिरेंट, इंस्पायरिंग। हाँ, बस हाँ, हो गया, बदल दिया। तो बेरोजगार अब रह ही नहीं गए, नाम ही बदल गया रही नहीं बेरोजगार गई, का। नाम ही बदल दिया। हाँ, तो ये, लेकिन एक चीज और भी है, भाजपा के साथ साथ जेडीयू में भी, जेडीयू की तरफ से भी एक रिएक्शन आया। जरा हेडलाइन हाँ, दिखाइएगा, हाँ, दिखाइए कंट्रोल रूम। हाँ, सफाई तो देनी पड़ेगी, भ्रष्टाचार के आरोप, जेडीयू ने अपने ही मंत्री अशोक चौधरी से मांगा जवाब। अब ये देखने में हेडलाइन लिखी गई है, देखने में लग रहा है कि जेडीयू ने मांगा है जवाब, लेकिन नहीं, जेडीयू ने नहीं मांगा है जवाब, ये गलत लिखा हुआ है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने ऐसा बोला एक कैमरे पर। नीरज कुमार जेडीयू नहीं है, जेडीयू नीतीश कुमार है। नीरज कुमार एक पुराने प्रवक्ता हैं, सीनियर प्रवक्ता हैं, उनकी उम्र ढल गई है। अब वो पता नहीं, हो सकता है कि नीतीश कुमार से बातचीत कई महीने न होती हो उनकी, उन्होंने कहा जवाब देना चाहिए। उन्होंने क्या अभी कहा स्टेटमेंट दिए, और उनके मन की पीड़ा भी है स्टेटमेंट में, कोट अनकोट बताता हूं जुबानी। रिपोर्टर ने पूछा कि वो खास हैं जो है नीतीश जी के, तो पहले तो उन्होंने टाला, कहा कौन कहता है खास है, तो रिपोर्टर कहा मतलब बताना पड़ेगा, तो उनको लग गया कि अब आगे कुछ और बता देगा। तो कहा कि मानस पुत्र किसी कोई किसी को किसी का मानस पुत्र कह दे, तो आप बताइए न कि पुत्र को क्या ऐसा करना चाहिए। पुत्र को, अब वो वहां पर प्रवक्ता के मन की अपनी टीस निकल रही थी कि क्या अगर कोई मानस पुत्र किसी को कह दे तो मानस पुत्र को ऐसा करना चाहिए पिता के साथ, या ऐसा करना चाहिए, यानी इन्होंने किया है तब मैं कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इसका जवाब देना चाहिए। नीतीश कुमार के सबसे खास, और इतने बार हमने कह दिया मानस पुत्र, बहुत बड़ा शब्द होता है मानस पुत्र। हम लोग पहले उसमें पढ़ते आए कि ब्रह्मा के मानस पुत्र ये हैं। तो मानस पुत्र होना, और वो व्यक्ति 200 करोड़ रुपए के डायरेक्ट भ्रष्टाचार के सबूतों के साथ आरोपित है। जुबान अब तक नहीं खुली है, अब तक जुबान नहीं खुली है अशोक चौधरी की। नीतीश कुमार की तो जुबान तभी खुलती है जब मोदी जी सामने होते हैं, तभी खुलती है, नहीं तो नहीं खुलती है। और वो भी इसलिए खुलती है बताने के लिए कि हम कभी के कहीं नहीं जाएंगे, हमसे गलती हो गई, बस यही बताने के लिए बार बार। मुझे कई बार नीतीश कुमार पे दया भी आती है कि क्या उनको लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री का आईक्यू इतना छोटा है, एक बार 10 बार बोलनी पड़ती है उनको, या उनके किए हुए पाप इतने बड़े हैं, यू टर्न्स इतने हैं कि उनको ही विश्वास नहीं कि लोग उन पर विश्वास रख रहे हैं। अभी येचुरी जी नहीं है आशिष जी, मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ। ये हमारे मित्र थे एक, और उनके साथ हम येचुरी जी के पास गए। येचुरी जी के ऑफिस में बैठे, और येचुरी जी से बड़े अच्छे संबंध थे हमारे मित्र के, तो सब बैठे। तो येचुरी जी को यही पूछा कि नीतीश क्या कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अशोक जिस चेयर पे आप बैठे थे, वो बैठे हुए उसी चेयर में बैठे हैं। और नीतीश कुमार ने हमको कहा कि नहीं, अभी पूरी प्लानिंग के साथ लड़ना है। और फिर तो हमने कहा कि ये सब ठीक है, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत खराब हो गई है, आप पे विश्वास कौन रखेगा। उन्हें कहा, बोले नहीं 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 सीताराम, ऐसा मत कहो। अब मैं बिल्कुल, अब मैं परमानेंट बिल्कुल लड़ने की मूड में हूँ लोगों के साथ। इन लोगों ने देश का सत्यानाश किया है और अब इसको बचाना है देश को, और साथ में। मैंने बोला, बोले वो सब ठीक है, लेकिन फिर तुम कल उधर फिर चले जाओगे, इसकी क्या गारंटी। कोई तुम पे विश्वास रखने को तैयार नहीं इंडिया गठबंधन में। सब तुम्हारी इज्जत करते हैं, इज्जत करना और क्रेडिबिलिटी होना बात अलग है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको इंडिया गठबंधन के लिए आप इकट्ठा कर रहे हैं सब लोगों को, हम आपके साथ हैं। लेकिन फिर जब आपकी बात आती है तो लोग कहते हैं कि यार फिर ये चला तो नहीं जाएगा। और वही हुआ जो येचुरी ने कहा, हाँ, इंडिया गठबंधन का बात करके वो चले गए। तो उन्होंने इतने यू टर्न लिया आशीष जी की, क्या होता है आदमी जो भगवान के पास रोज जाके बोलता है ना कि भगवान मेरे 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 को माफ कर दे, मेरे को माफ कर दे, मेरे को माफ कर दे,
मेरे से गलती हुई, समझ लेना ये बहुत बड़ा घोर पापी है। नहीं तो लोग दर्शन करने जाते थे, बस आशीर्वाद रख, अब तक बहुत अच्छा जीवन दिया, ऐसा ही आगे देना, यही बोलेगा ना। ये जो भगवान के बार बार माफी मांगने वाले होते हैं, कि बार बार जो गारंटी देते हैं कि देखो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, देखो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसका मतलब है यदि मैं रोज आपको आके कहूंगा कि देखो आशीष जी किसी पे विश्वास मत रखना, मैंने अडानी से एक पैसा नहीं लिया, आप गलत फहमी मत रहना। फिर सुबह आके कहूंगा देखो आशीष जी कंफर्म ना, वाकई मैं कसम से खाता हूं मैंने अडानी से पैसा नहीं लिया। जिस दिन 4 बार बोलूंगा आशीष जी, उस दिन आप बोलोगे कि भैया ऐसा है, कल से आना मत, आप जो है वो आप पैसा ले चुके हो, आप दूर रहिए। हम अडानी से मिल के आए, हमने आपसे बात शेयर की, आपने कहा रिकॉर्ड भी लेते, हमने रिकॉर्ड पे ली, बात खत्म हो गई। उसके बाद हम लोगों को बताते कि भाई आपसे भी ऑफर, आपको भी बोला गया था, यही बोलते हैं। लेकिन हम दोनों में कभी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता, क्योंकि जब है सीधे, तो ये जो बार बार माफी मांगते हैं वहां पे वो। दूसरी बात आपने कहा था कि प्रवक्ता क्या होता है, मतलब जेडीयू का प्रवक्ता है वो, जेडीयू माने नीतीश कुमार, वो कहाँ हो गया अभी। जेडीयू माने अशोक चौधरी, जेडीयू माने संजय झा, पीड़ा ये ये है भी अब सबकी। हाँ, तो जो संजय झा खुद ही उसको पता है कि क्या हो रहा है, और अशोक चौधरी खुद ही इन्वॉल्व है, ये तो ऐसे ही हो गया। हमारे मुख्य न्यायाधीश को आप बोलो कि आपके ऊपर आरोप है महिला के, आपने खुद ही कमेटी बनाई, खुद ही चेयरमैन हो गए, खुद ही देख लिया और खुद ही क्लीन चिट दे दी। कल संजय झा बोलेंगे एक कमेटी नियुक्त करते जिसकी अध्यक्षता अशोक चौधरी करेंगे, अशोक चौधरी की जांच होगी, अशोक चौधरी कहेंगे आरोप निराधार थे, पार्टी उनके साथ खड़ी है। वो प्रूफ का क्या, वो झूठ प्रूफ है, हम नहीं मानते। ये जो लोग है, ये ये लगातार, मतलब ये आदतन भ्रष्टाचारी है, ये बगैर भ्रष्टाचार के नहीं सकते। ये कांग्रेस में तो तब भी वही करते थे, जहां जहां रहे इन्होंने वही वही किया। और जो भ्रष्टाचारी होता है वो हमेशा हरा घास जाए वहां चला जाता है चरने के लिए, वो इंतजार नहीं खैर करता कि अरे अभी यहाँ बरसात भी होगी, अभी धूप है, थोड़ी घास सूख गई है, 2 महीने के बाद बरसात होगी तो यहाँ पे घास उगेगी तो खाएंगे ना, वो तुरंत दूसरे की तरफ जाता है, जिधर बरसात हो रही, जिधर घास उग रही है। तो ये पॉलिटिकल टूरिस्ट है, राजकीय सैलानी। बड़ी बात नहीं होता कि फिर वापस आरजेडी और कांग्रेस में चले जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और नहीं नहीं पैसे का और खेल इतना है, पैसे का खेल इतना है कि पैसा देने पे इनको फिर एंट्री भी हो जाती है। हम्म नहीं नहीं, इनकी बेटी तो एलजेपी चिराग की पार्टी से सांसद बनी। और मैं तो उतना ही वही बोल रहा। नहीं, एक जिस विषय पे हम नहीं चर्चा किए हैं इसमें हम छोड़ कर जाते हैं आपको सवाल के साथ, लेकिन आपके सवाल जो जवाब आपके आएंगे उसको मिला करके हम एक भले ही एक 10 मिनट का कार्यक्रम करें, उस पे करेंगे जिस हिस्से को अभी हमने टच नहीं किया उसको, इसीलिए आप लोग के हिस्से में हमने छोड़ा था। अशोक चौधरी पर 200 करोड़ का भ्रष्टाचार का डायरेक्ट आरोप लग रहा है, 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, जो भी है। नीतीश कुमार के राज में ऐसे ऐसे अफसर भ्रष्टाचारी पकड़े गए जिनका पैसा इन्वेस्ट महाराष्ट्र और पंजाब तक में होता था, होता है। ऐसे ऐसे। और नीतीश कुमार बहुत ईमानदार, और नीतीश कुमार का मानस पुत्र इतना गंभीर आरोपों से घिरा हुआ है। क्या नीतीश कुमार की जानकारी में, नीतीश कुमार जैसे कुछ आदमी होते हैं ना, यार मेरा सब अपने पास ही रखो, अपने पास ही रखो, हम अपने पास रख के क्या करेंगे, क्या सब कुछ नीतीश कुमार की जानकारी में था? बिहार को ये भी सोचना पड़ेगा। सब तो कह रहे हैं अशोक चौधरी तुम बताओ, सम्राट तुम बताओ, दिलीप जायसवाल तुम बताओ, क्या ये नहीं कहना चाहिए कि नीतीश कुमार तुम बताओ? इतना करप्शन कैसे? 20 साल, उसके 2005 के पहले ये कुछ था नहीं, जी? वाकई नहीं था सवाल जी। सवाल तो नरेंद्र मोदी जी को भी पूछना चाहिए। हाँ, सवाल उनको तो तो डबल इंजन की सरकार भी को भी पूछना चाहिए। उनसे तो बहुत कुछ पूछना है कि ऐसे हीरा कहां छूट छाट के लाए, डिलीट वाला उप मुख्यमंत्री बनाए, बम मारकर हत्या करने का आरोप है उसको उप मुख्यमंत्री बनाए, जिस पर करप्शन के घनघोर चार्जेज हैं उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाए। इनसे तो सवाल अनगिनत हैं, लेकिन वो तो सवालों को ऐसे झाड़ देते हैं, ऐसे रट सवाल है, निकल, धूल जैसे झाड़ते हैं वैसे सवाल झाड़ के चले जाते हैं। उनमें तो क्योंकि खैर। जवाबदेही नहीं है, ईमानदारी नहीं है, मक्कारी से भरा हुआ सिस्टम है, और उस सिस्टम कंप्लीट। की और उस सिस्टम की आत्मा है। तो इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर सिंह साहब को साधुवाद,
यदि पीके ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और उठाए हैं, तो फिर एक तरफ से सिंह साहब भले ही स्वार्थ के लिए उठाते हो, कुछ भी उठाते हो, लेकिन भाजपा मतलब बिहार के राजनीति में कहीं एक रोशनी की किरण दिखती है कि कोई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला, स्वार्थ के चलते ही बोला होगा, उनके साइडलाइन होते ही बोला होगा। स्वार्थ नहीं, मैं आरके सिंह भाजपा में रहे तो हम लोग कोई सवाल कुछ भी करें, ये मोदी जी का हुनर है कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को कहा कि चलो अच्छा ये भी ले आओ। जो माइंडसेट आरके सिंह का है वो माइंडसेट जिससे हर अफसर का होना चाहिए, जो मुझे लगता है आरके सिंह का माइंडसेट सेकुलर माइंडसेट का आदमी है, क्योंकि यही आरके सिंह है जिसने आडवाणी को गिरफ्तार किया था। ये वही आरके सिंह है जिन्होंने ओएसडी बना आडवाणी के को भेजा बिहार था। में गिरफ्तार किया था। ये लालू ने वही आरके लालू सिंह है। लालू ने रातों रात ट्रांसफर करके ओएसडी बना के भेजा था ताकि ट्रांसफर उसको हाँ अरेस्ट करे। हाँ, और ये वही आरके सिंह है जिसने भगवा आतंकवाद वाले मसले पर, मालेगांव के मसले पर प्रज्ञा से लेके पुरोहित तक सबकी लाइन लगवा दी थी। तो लेकिन ये आरके सिंह को उसकी सेक्युलर छवि को देखते हुए आडवाणी जी केंद्र में लेके आए थे, ये बात भी हाँ है। हाँ हाँ लेकिन हाँ, बिल्कुल वो बीजेपी कहाँ, खुशाबू ठाकरे वाली, लखीराम अग्रवाल वाली बीजेपी अब कहाँ। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ आशीष जी, थोड़ा दो एक आध मिनट ज्यादा होगा प्रोग्राम आज, लेकिन सुनने वाला प्रोग्राम है ये प्रोग्राम। मैं फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुन बता रहा हूँ आपको। एक शमीम नाम का मंदसौर जिले में, नीमच मंदसौर में अफीम का खेती करने वाला एक व्यक्ति था। उसके नाम पे अफीम के पट्टे तो थे, लेकिन वो अफीम का नंबर 2 का काम करने वाला सबसे बड़ा प्लेयर था मध्य भारत में। उनकी और सुंदरलाल पटवा की दोस्ती थी, एक ही जगह से आते थे दोनों। कुशाभाऊ ठाकरे अध्यक्ष थे। अब वो सज्जन जो है अफीम वाले, वो अब गांव तक दोस्ती छोड़ के वो मुख्यमंत्री के आवास पे आने जाने लगे। ये बात पता पड़ गई तो भोपाल से दिल्ली सरकारी प्लेन से जा रहे थे। पार्टी के अध्यक्ष खुशाभाऊ ठाकरे भी थे, सुंदरलाल पटवा भी थे। जिस सज्जन ने मुझे एक किस्सा बताया वो भी बैठे हुए थे। और जब फ्लाइट हवा में उड़ी तब उन्होंने कहा सुंदरलाल पटवा जी को, ये शमीम मित्र है तुम्हारे? पटवा जी ने कहा हाँ, गांव का संबंध है। बोले गांव का संबंध और व्यक्तिगत संबंध अपने पास ही रखिएगा, अगली बार सीएम आवास में यदि उनको देखा गया तो फिर मुख्यमंत्री सोच ले क्या करना है, हमें क्या कर, कुछ करना पड़ेगा। पटवा जी शॉक्ड रह गए। उन्होंने कहा नहीं, पार्टी की छवि है, मुख्यमंत्री पद का एक अपना वो ओहदा होता है, उसका इज्जत होती है, उसको इतने नीचे स्तर पे मत ले आइए कि अफीम का धंधा करने वाले भी आपके ऑफिस में आ जाए। होंगे आपके मित्र, आप घर में दोस्ती करिए। इसके बाद वो आवाज पे मुझे खबर भी आ गई आवाज आने की, फिर आप सोच लीजिए हमको कोई दूसरा लिखना पड़ेगा। ये खुशाबू ठाकरे ने डांट दिया और वो चुप हो गया, तो शमीम का आना बंद हो गया। ये वस्तुस्थिति थी यार। ये वही भाजपा है आशीष जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और यही भाजपा है, आज की स्थिति भाजपा की ये है कि मुख्यमंत्री को ये बोला जाएगा कि शमीम तुम्हारे बंगले पे आता है? हाँ। क्यों, हमारे बंगले का एड्रेस देने में शर्म आती है तुमको? हमारे पास भी भेज दिया करो जरा। ये फर्क है उस भाजपा में और इस भाजपा में। ये मैं किस्सा अभी 3 दिन पहले सुन चुका हूं। मैंने बोला हैट्स ऑफ टू वो नेता, हैट्स ऑफ टू वो लोग जो ये कहें पार्टी की छवि धूमिल होना सवाल ही नहीं उठता। आपकी दोस्ती आप अपने निभाइए, पद छोड़ दीजिए, दोस्ती निभाइए, जाइए उनके साथ रहिए, पद छोड़ दीजिए। और मुख्यमंत्री पद की गरिमा होती है। एक और मैं किस्सा बताता हूं आपको। एक मंत्री थे, एक्साइज मिनिस्टर। उनके पिता बीजेपी में बहुत बड़े दिग्गज नेता। अब पिता के पास कोई आया होगा, मतलब दिल्ली से किसी का फोन आया कि एक दारू का ठेका रिन्यू करना है और उसका ठेका रिन्यू करवा दीजिए। उन्होंने अपने
बेटे को बताया कि वो बेटा वो रिन्यू करवा दो ठेका। उन्होंने कहा पिताजी रिन्यू नहीं होगा ठेका, वो प्रोसेस से होगा, रिन्यू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अरे हम कह रहे हैं, बोले आप कह रहे होंगे ना, आप ही की शिक्षा के तहत हम ये जवाब दे रहे हैं आपको, क्योंकि कतई ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि सरकार जो है वो दारू का माफिया चला रहा है, अपने हिसाब से काम करवा रहा है। ये मैसेज हम नहीं जाने देंगे। 2 दिन अनबन रही घर में। उन्होंने कहा कि आप अभी नाराज है पिताजी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पिता भी है, तुमने हमारी बात को कैसा टाला, और तुम पता है इस आदमी ने हमको फोन करके बोला था, वो भी भाजपा के बहुत बड़े दिग्गज दिल्ली के नेता थे। उन्होंने कहा पिताजी वो भी तो ईमानदार आदमी है, हम उनसे बात कर लेंगे, लेकिन ये बेईमान आदमी को रिन्यू नहीं होगा। उन्हें उन सज्जन से बात की, बोला सर ये भाई साहब ये ऐसा प्रॉब्लम था। अरे बोले अच्छा किया तुमने नहीं किया यार, मेरे पास कोई आया था किसी को मिलवाने, और फिर मैंने, आपके फादर बैठे थे तो मैंने बोला देख लीजिए जरा, आप कर लीजिए उसको, बता दीजिए बेटे। उन्हें कहा बोले हाँ, हमें बहुत अच्छा काम किया तुमने, इसको रोक दिया। बोले हाँ। ये भी लोग भाजपा में अभी है, लेकिन अभी मंत्री नहीं है, अभी घर बैठे है, क्योंकि आपको एक्साइज मिनिस्टर वो चाहिए जो 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दे दे। अब ईमानदारी को जगह कहां है? आज वो मंत्री नहीं है, विधायक बन के विधानसभा में आते जाते हैं। ये मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे नेता इस देश में हुआ करते थे सभी राजनीतिक दलों में, क्या तो कांग्रेस में, क्या तो बीजेपी में, क्या तो समाजवादी पार्टी में। क्या मुलायम सिंह जी के समय मुलायम सिंह जी ने नहीं लिया कुछ डिसीजन, अपने प्रिय लोगों को भी नाराज किया। अरे वो तो अपने जनता का विधायक हित हो रहा है, हड़पा भाजपा देते थे। विधायक अपने वालों कहते थे तो तुम पहले ये तुम बताओ, लोग कहते थे यार अपना विधायक अपना तो सब कर ही रहे हैं, इनका पहले सुन लें, इनका कौन सुनेगा, इनका हम नहीं सुनेंगे, इनका तो कोई नहीं सुनने वाला है, ये विपक्ष में है। तो सवाल आशीष आज के और उसमें, तो जब हम तुलना करते हैं तो हम कहां अब भ्रष्टाचार युक्त भारत हो रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो रहा है, व्याभिचार युक्त सिस्टम हो रहा है कि व्याभिचार मुक्त सिस्टम हो रहा है। अब डिबेट इस पे होनी चाहिए, और जब डिबेट करने जाएंगे तो व्याभिचार और भ्रष्टाचार के मायने बदल देते हैं। 17,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाला बड़ी देश सेवा करके आया। चलिए अब मिड डे मुद्दा आज यहीं पर हम विराम देते हैं। वैसे भी हम लोग थोड़ा सा दर्शक बहुत सारे कहते हैं छोटा करिए, लेकिन आदत क्या करें, हम लोग जानबूझ के नहीं होता है, चर्चा हम लोग की होती है तो बड़ी नैसर्गिक होती है। चर्चा हम फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करते हैं, दिल से आपके सामने बात आती है, चीज बात लाते हैं, बढ़ती और है। जब दिल से बात करते हैं आदमी थोड़ा इमोशनल हो जाता है तो कोई चीजें हो जाती हैं। मैंने ऐसी ये 2 चीजें आपको बताई थी जिन्होंने मुझे कहा था कि देखना अशोक जी बताना मत, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, चाहे मेरे वो लोग नाराज हो जाए जिनने मुझे बताया, लेकिन कुछ सच्चाई कैसा था देश, ये तो कम से कम आज के जनरेशन के सामने आना चाहिए। अब पता चले जो ऐसा हुआ 2014 करता के था। बाद ही देश जानते हैं, उनको पता चले। हाँ, खैर जिनको इजाजत दीजिए, हम 2014 के बाद जिनको आजादी मिली है उनके लिए है ये। जल्दी फिर आ रहे हैं हम, अभी इजाजत दीजिए, फिर आते हैं। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।